दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में अन्य राजनेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल कुमार और आम आदमी पार्टी नेता संजय कुमार भी मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक में आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 लोगों को रोजाना कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम तेज हो गया है। निर्माण समिति की बैठक के बाद चंपत राय अयोध्या पहुंचे। दिल्ली में मंदिर निर्माण समिति की बैठक थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का काम चल रहा है। साथ ही बताया कि समतलीकरण के दौरान प्राचीन कुआं मिला है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,26,152 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,87,741 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 76,75,768 हो गया है। इनमें अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन के कुल मामले 52% यानी कि 40,22,000 से ज्यादा हो गए। देश में कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,502 नए केस सामने आए हैं। अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज होती चली जा रही है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 1.05 लाख हो गई है, जबकि 49,346 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 3,830 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 6 दिन के अंदर कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। इस लिहाज से यहां प्रतिदिन औसतन 1,600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण में यह आंकड़ा सामने आया है। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। यूपी में 24 घंटे में 499 केस सामने आए हैं। 399 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी में कुल 4,938 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,819 हो चुकी है। रविवार को 34 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब तक राज्य भर में 24 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन के कॉल सेंटर में काम करने वाले 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। कॉल सेंटर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक सीएम हेल्पलाइन में 72 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कॉल सेंटर के कई कर्मचारी की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इसकी जानकारी सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल ने दी है। श्रावस्ती में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। 6 जून को शख्स मुंबई से घर लौटा था। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 48 हो चुकी है। इलाज के बाद 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक शख्स की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। जिले में कोरोना के 10 एक्टिव केस हैं। लखीमपुर खीरी में डीएम ने 15 जून से 20 जून तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। स्थिति को देखने के बाद डीएम कोई अगला निर्णय लेंगे। डीएम ने जारी अपने आदेश में साफ कहा है कि कोई भी दुकानदार सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करेगा। सुपरमार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 2 दिन तक जहांगीरपुरी कस्बे के बाजार को बंद कर दिया गया है। एसडीएम और तहसीलदार ने व्यापारियों से बात कर बाजार बंद करवाया है। बाजार में बिना मास्क के लोग आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। बाजार को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद बाजार खोले जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक टीम ने अध्ययन में बताया है कि भारत में कोरोना महामारी मध्य नवंबर में अपने चरम पर पहुंच सकती है, जिस दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी 8 हफ्ते देर से अपने चरम पर पहुंचेगी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज से आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। ये सेवा सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों के बीच शुरू की गई है। आज सुबह 5:30 पर चर्च गेट से विरार के लिए पहली लोकल ट्रेन रवाना हुई।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के रोगियों के लिए आइसोलेशन कोचों को तैनात करने के लिए किया जाएगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि आनंद विहार स्टेशन से चलने वाली 5 ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। संभल में 11 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 214 हो गई है, तो वहीं इलाज के बाद 106 मरीज ठीक हो चुके हैं। संभल में अभी भी कोरोना के 105 एक्टिव केस हैं। हापुड़ में 9 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। नए मरीज सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हापुड़ में कोरोना के 85 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर में कोरोना का बम फटा है। एक साथ 13 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या जो है 55 हो गई है। राठ, कुरारा और सिराला क्षेत्र में ये मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था पर इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिन प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं की गई है। प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर की हालत अच्छे नहीं है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में दिल्ली से लौटे प्रवासी राजेंद्र प्रसाद ने मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमा बनाई है। राजेंद्र दिल्ली में हलवाई का काम करते थे। दिल्ली से लौटने पर उन्होंने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था, जिसके दौरान राजेंद्र ने मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई है। गुजरात में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजकोट से 83 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इससे पहले रविवार रात करीब 8 बजे भी गुजरात में भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई थी। हालांकि किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। पीएम मोदी 28 जून को मन की बात करेंगे। पीएम ने मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रही है। पीएम मोदी ने मन की बात को 130 करोड़ भारतीयों का जीवंत मंच बताया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने के आदेश दिए हैं। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात तबादले का आदेश जारी किया गया। एएसपी स्तर के 2 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। अशोक कुमार मीणा को प्रयागराज का एएसपी बनाया गया है। आज से यूपी में रोजगार पखवाड़ा शुरू होगा। पहले दिन 15 लाख मजदूरों को काम दिया जाएगा। मनरेगा के तहत हर दिन 1 लाख मजदूरों को काम देने की कोशिश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करके अगस्त 2004 के स्तर पर लाया जाना चाहिए। जून के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने अच्छी खासी रकम भारतीय शेयर बाजार में निवेश की है। वैश्विक बाजार में नकदी बढ़ने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय बाजार में विदेशी निवेश में इजाफा देखने को मिला है। रेटिंग्स में भारत की सबसे कम निवेश श्रेणी बीबीबी रेटिंग को बरकरार रखा है और कहा है कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि दर के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने साफ कहा कि इस समय जारी आर्थिक सुधार को अगर अच्छी तरह चलाया गया तो देश की वृद्धि दर अन्य देशों के मुकाबले अधिक बनी रहेगी। सरकार विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण उद्योग के सुझावों पर विचार कर रही है, जिनमें सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना कराना और ई-कॉमर्स के जरिए शिपमेंट की सुविधा प्रदान कराना शामिल है।
आने वाले दिनों में पान मसाला महंगा हो सकता है। दरअसल सरकार पान मसाला पर सेस बढ़ाने के मूड में है। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल अपना अगली बैठक में पान मसाला के अलावा विनिर्माण के स्तर पर ईंट और अतिरिक्त सेस वसूलने के बारे में चर्चा कर सकती है। पहली बार भारत अपनी तीनों सेनाओं को रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर पार होने वाली सालाना परेड में भेजने वाला है। अब तक इस इवेंट में सिर्फ थल सेना जाती थी, लेकिन इस बार 24 जून को तीनों सेनाएं परेड में हिस्सा लेंगी। रूस ने इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। भारत और नेपाल के बीच जारी विवाद के बीच सीमा पर निशान के लिए लगाए गए खंभे गायब हो गए। वहीं नेपाल ने 5 नए बॉर्डर आउटपोस्ट खोल दिए हैं, जहां सशस्त्र प्रहरी बल के जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच भारत ने सभी सीमा आउटपोस्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पोलिंग और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ड ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भगवद गीता से ताकत और शांति मिलेगी। सांसद तुलसी हिंदू स्टूडेंट्स ऑफ काउंसिल की तरफ से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में कोई भी विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता है कि कल क्या होगा। हमें भगवान कृष्ण का पाठ करना होगा और भगवद गीता पढ़नी चाहिए, इससे बहुत शक्ति मिलती है। जापान में हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जिसमें बच्चों के वीडियो गेम और इंटरनेट के 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। जापान में कानून है कि 20 साल से छोटे युवा स्कूल के दिनों में 1 घंटे और छुट्टी के दिनों में 1.5 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय मूल की अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई है। यह भारत के लिए गर्व भरा पल है। नारंग ने बताया था, मैं वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट होने के पहले सपने को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं और सम्मानित हूं। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। ये सैटेलाइट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष भेजे गए। इनमें 58 स्टारलिंक सैटेलाइट और 3 स्काई सेट सैटेलाइट शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी साइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को किसी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिरोजाबाद में शारगाह की भूमि पर खनन की सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जेसीबी मशीन और 2 मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। जालौन में अज्ञात लोगों ने अधेड़ की निर्मम हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। अधेड़ की बहुत बेरहमी से हत्या कर आंखें फोड़ दी गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को बस्ती पुलिस की टीम ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने आरोपी को घात लगाकर हमला करते हुए मौके से पकड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपी की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। रामपुर के बबूरा गांव में ट्यूबवेल में 35 साल के एक युवक का शव मिला, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक काफी नशा करता था, लेकिन मौत का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौत के पीछे की वजह का पता लगा रही है। कानपुर देहात के अनंतराज हॉस्पिटल पर बच्चा बेचने का आरोप लगाया गया है। बच्चे को मृत बताकर सौदा करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने एएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि 5 लाख रुपए में बच्चा बेचा गया है। साथ ही हॉस्पिटल मालिक पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलट गई। हादसे में 30 प्रवासी मजदूर
घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली से पटना सभी मजदूर अपने घरों को जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। हमीरपुर में एक गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर एक युवक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है।